हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं आपके लिए फाइनेंस एंड टैक्सेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव एंड अपडेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट्स हुई हैं बाय द फाइनेंस बिल 2025 एंड जो टीडीएस एंड टीसीएस में अमेंडमेंट्स प्रपोज की गई हैं बाय द फाइनेंस बिल 2025 उसके बारे में। दोस्तों, अभी 1 फरवरी 2025 को फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा यहाँ पर एक बजट प्रेजेंट किया गया था जिसमें इनकम टैक्स एंड टीडीएस से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स किए गए हैं जो कि एप्लीकेबल होने वाले हैं आपके आने वाले फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, जो कि असेसमेंट ईयर 26-27 में एप्लीकेबल होते हैं। तो उसके अमेंडमेंट्स के बारे में मैं बात करने वाला हूं, जिसमें इनकम टैक्स एंड टीडीएस दोनों हम आज के ही सेशन में कवर करेंगे। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, समझते हैं क्या क्या मेजर अमेंडमेंट्स यहाँ पर की गई हैं। देखिएगा दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूं इनकम टैक्स में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं 2025 फाइनेंस बिल के द्वारा, वो किस प्रकार से हैं। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, चेंज इन दी स्लैब रेट। दोस्तों, बिफोर स्टार्टिंग एनी अमेंडमेंट मैं आपको एक चीज और बता दूं। एक्चुअली जब फाइनेंस बजट प्रेजेंट किया जा रहा था, बजट 2025 प्रेजेंट किया जा रहा था, तो उसी समय पर करीब 12:30-1 बजे तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, यूट्यूब यूनिवर्सिटीज पर काफी लोगों ने कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट कर दिया, जिसमें कहा यह गया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लग रहा है, जो कि टेक्निकली बात सही भी है। लेकिन इस स्टेटमेंट से काफी लोगों में कंफ्यूजन ये क्रिएट हुआ कि अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए होती है तो उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, और अगर मेरी इनकम 12 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तो 12 लाख रुपए तक तो देखो मुझे कोई टैक्स देना नहीं है, बाकी ऊपर वाली जो इनकम होगी उस पर मैं टैक्स पे करूंगा। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि इस बार ही ऐसा हुआ है, ये काफी सालों से चला आ रहा है। तो आज के सेशन में हम इस बात को भी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये 12 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा और फिर उसके ऊपर वाली इनकम पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये पूरा डिस्कशन हम डिटेल में विद एनालिसिस आज के सेशन में करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहला चेंज देखते हैं क्या चेंज किया गया है बाय द फाइनेंस एक्ट 2025। फाइनेंस बिल कहूंगा, भी एक्ट बना नहीं है। तो जब ये पास हो जाएगा, एक्चुअली में जब हमें प्रेसिडेंट से असेंट मिल जाएगी, देन इट विल बिकम द फाइनेंस एक्ट, बट तब तक हमारे लिए फाइनेंस बिल कहलाएगा। और दोस्तों, एक चीज याद रखिएगा, ये फाइनेंस बिल में जितने भी चेंजेस बताए जा रहे हैं, वैसे अगर स्पेसिफिकली कोई चेंज कोई पर्टिकुलर डेट से एप्लीकेबल होगा तो एक अलग बात है, वो मैं आपको बता दूंगा। बट अदरवाइज इट इज वेरी कॉमन कि जो भी बजट प्रेजेंट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर किया जाता है, तो जितने भी अब मैं चेंज आपको बताने जा रहा हूं इनकम टैक्स एंड टीडीएस में, वो सब एप्लीकेबल होते हैं आपके 1 अप्रैल 2025 से। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए एप्लीकेबल है और असेसमेंट ईयर 26-27 के लिए एप्लीकेबल है। तो जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर 26-27, तो आपके लिए ये सभी चेंजेस काम के रहेंगे। और अब जो आप आने वाले मई, जून, जुलाई में अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, जो कि आईटीआर आपकी असेसमेंट ईयर 25-26 की रहेगी, उसमें आपके वो चेंजेस एप्लीकेबल होंगे जो कि इंट्रोड्यूस किए गए थे बाय द फाइनेंस एक्ट 2024 इन द मंथ ऑफ जुलाई 2024। तो आइए, सबसे पहला जो चेंज दोस्तों यहां पर किया गया है वो एक्चुअली में आपके स्लैब रेट को लेकर है। 2024 के फाइनेंस एक्ट में भी ये चेंज किए गए थे स्लैब रेट, नाउ फिर से स्लैब रेट को बढ़ा दिया गया है। और ये ध्यान रहे, केवल और केवल न्यू रिजीम वालों के लिए ही चेंज किया गया है, ओल्ड रिजीम वालों के स्लैब रेट में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं हुआ है। अब न्यू रिजीम वालों में चेंज क्या हुआ है वो देखिएगा। ये कहते हैं 4 लाख रुपए तक की अगर आप इनकम कमाएंगे तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। देन नेक्स्ट 4 लाख रुपीस की जो आप इनकम कमाएंगे उस पर हम आपसे 5% का इनकम टैक्स लेंगे। 8 लाख रुपए से 12 लाख तक की इनकम, अगेन जो अगले 4 लाख रुपए की आप इनकम कमाएंगे उस पर 10% का टैक्स हम आपसे लेंगे। देन नेक्स्ट 4 लाख रुपीस पे 15%, नेक्स्ट 4 लाख पे 20%, नेक्स्ट 4 लाख पे 25%, और जो उसके ऊपर 24 लाख रुपए से ऊपर की आप जितनी भी इनकम कमाएंगे उस पर हम आपसे 30% का इनकम टैक्स चार्ज करेंगे। दोस्तों, अगर मैं इसको मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट करूं तो देखिए, पहले 4 लाख रुपए पे आपसे कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जा रहा, वेयरएज अगले 4 लाख पे आपसे 5% का टैक्स लेंगे, जो कि कैलकुलेटेड अमाउंट में 20,000 रुपीज निकलेगा।
अगर आप अगले 4 लाख का 15% कैलकुलेट करते हैं, 10% कैलकुलेट करते हैं, तो वो आएगा दोस्तों आपका 6,40,000 रुपए। तो जो अगले 4 लाख है उस पे आपको 40,000 का टैक्स देना होगा। वेयर एज उसके बाद आपसे 60,000 रुपए का टैक्स लिया जाएगा, उसके बाद 80,000 रुपए का टैक्स लिया जाएगा, देन आपसे टैक्स लिया जाएगा 1 लाख रुपए का, और 24 लाख से ऊपर आप जितनी भी इनकम कमाते हैं उस पर आपसे 30% का स्ट्रेट अवे टैक्स लिया जाएगा। तो अगर मैं ये अज्यूम कर लूं थोड़ी देर के लिए कि मेरी इनकम एग्जैक्ट 24 लाख है, ना आगे ना पीछे, तो मेरा इनकम टैक्स जो अमाउंट निकल के आएगा दोस्तों वो समवेयर अराउंड 3 लाख रुपीस का निकल कर आएगा। मैं बस एक बार इसको क्रॉस चेक कर लूं। 20 और 40 60, 60 और 60 1 20, 1 20 और 80 2, 2 और 1 3, तो 3 लाख रुपए की मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी निकलकर आने वाली है अगर मेरी 24 लाख रुपए की इनकम होती है। बट दोस्तों यहां पर एक बात याद रहे, ये जितने भी स्लैब रेट आपको दिए गए हैं दिस इज ओनली फॉर द नॉर्मल इनकम। अगर आपकी कोई इनकम नॉर्मल इनकम है जो बेसिक स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल होती है उसी पर ये एप्लीकेबल होगा। अगर आप कोई स्पेशल इनकम कमाते हैं लाइक 111A हो गया, 112A हो गया, सेक्शन 112 हो गया, या कोई कैजुअल इनकम हो गई, विनिंग फ्रॉम लॉटरी हो गई, आपकी इस तरह की जितनी भी स्पेशल इनकम है विच आर टैक्सेबल एट अ स्पेशल रेट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, तो वो आपके स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्सेबल नहीं होगा, उस पर आपका फिक्स जो रेट है वही चलता रहेगा और उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी चेंज यहां पर नहीं हुआ है। इतनी बात आपको क्लियर है दोस्तों। एक चीज और यहां पर याद रखिएगा, जो बात चल रही है 12 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो मैं आने वाले आज के ही इस वीडियो में मैं बात करूंगा आने वाले 5 से 10 मिनट बाद कि एग्जैक्टली वो क्या पॉइंट है। नाउ कम टू द ओल्ड रिजीम स्लैब रेट। अगर ओल्ड रिजीम के स्लैब रेट्स की मैं बात करूं तो ओल्ड रिजीम वालों के लिए दोस्तों यहां कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। जो पहले उनका 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं था वो सेम रखा गया है। 2.5 लाख रुपए अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं, अगर आप सीनियर सिटीजन है तो 3 लाख रुपए तक, और अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख रुपए तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। उसके बाद अगले 2.5 लाख या 2 लाख एज द केस में बी पर आपको 5% का टैक्स लगेगा, देन अगले 5 लाख पे 20%, और उसके बाद जितनी भी इनकम आप कमाते हैं उस पर आपको 30% का टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये चेंज यहां पर मैं कहूंगा ओल्ड रिजीम वालों के लिए कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। नाउ कम टू द सरचार्ज पार्ट। दोस्तों सरचार्ज में भी कोई चेंज नहीं किया गया है बाय द फाइनेंस बिल 2025। ऑल्दो सरचार्ज को लेकर फाइनेंस एक्ट 2024 में एक चेंज किया गया था, जिसका की वीडियो ऑलरेडी मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर भी डाल चुका हूं कि फाइनेंस एक्ट 2024 में क्या क्या बदलाव हुए हैं। बट स्टिल सरचार्ज को लेकर मैं क्विकली गो थ्रू आपको एक चीज करवा देना चाहता हूं। याद रहे ये जो मैं चेंज आपको बताने जा रहा हूं ये फाइनेंस बिल 2025 ने नहीं किया है, ये फाइनेंस एक्ट 2024 ने कर दिया था। चेंज कुछ इस प्रकार से है दोस्तों। एक्चुअली में सरचार्ज को लेकर आपको पता होगा कि अगर किसी की इनकम 5 करोड़ से एक्सीड करती है तो उसको 37% तक का सरचार्ज पे करना पड़ता है। वेयर एज फाइनेंस एक्ट 2024 ने यह बात बोली कि अगर कोई व्यक्ति न्यू रिजीम ऑप्ट करता है और उसकी इनकम 5 करोड़ से एक्सीड कर जाती है तो उसको हम 37% सरचार्ज से लेवी नहीं करेंगे, रादर उसका सरचार्ज रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा 25% तक। तो यहां पर यह बात फाइनेंस एक्ट 2024 ने चेंज करी थी। क्या लिखा था देखिए, फर्दर फॉर पर्सन हुज इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 115 BAC, दैट इज द न्यू रिजीम, surcharge rate at the rate of 37% on income aggregate of income of such person excluding the income by way of a dividend or special income exceeding 5 crore shall not be applicable। तो उसके ऊपर 37% वाला रेट एप्लीकेबल नहीं होगा, रादर उसका जो सरचार्ज का रेट होगा वो 25% तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक चेंज 2024 ने किया था। और ये बात एक पुरानी बात है जो आपको पता भी होगी कि डिविडेंड की इनकम हो गई, 111A की इनकम हो गई, 112A की इनकम हो गई, इस तरह की जो इनकम आप कमाते हैं उस पर जो मैक्सिमम सरचार्ज रहता है वो 15% ही रहता है इन एनी केस। तो इसमें कोई भी चेंज यहां पर दोस्तों मैं कहूंगा फाइनेंस बिल 2025 ने नहीं किया है। नाउ
कम टू द नेक्स्ट चेंज जो कि इनकम टैक्स में किया गया है, विच इज रिलेटेड टू सेक्शन 87A जो कि रिबेट के बारे में बात करता है। आपको याद होगा दोस्तों, ओल्ड रिजीम में आपको रिबेट मिलती है 12,500 तक की। कंडीशन है कि आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक होनी चाहिए। वेयर एज न्यू रिजीम में इस रिबेट को पिछले फाइनेंस एक्ट में 2024 के एक्ट में बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया था, जहां पर यह कहा गया था कि 25,000 तक आपको रिबेट मिल जाएगी। नाउ इन द फाइनेंस बिल 2025 इट इज प्रपोजिंग टू इंक्रीज टू 60,000 रुपीज। इसका मतलब 60,000 रुपए तक की इनकम टैक्स लाइबिलिटी तक आपको रिबेट दे दी जाएगी, बट कंडीशन के साथ है। वो कंडीशन देखिएगा, याद रहे दिस इज ओनली फॉर द न्यू रिजीम। ये केवल न्यू रिजीम के लिए होगी, पुराने वालों के लिए नहीं है। पुराने वालों के लिए एज इट इज 12,500 की जो रिबेट है वही चल रही है आज भी। नाउ रिबेट फॉर द रेजिडेंट इन इंडिया व्हेन टैक्सेबल इनकम नॉट एक्सीडिंग 12 लाख। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 12 लाख रुपए से एक्सीड नहीं कर रही है, इसका मतलब उसकी इनकम या तो 12 लाख है या 12 लाख तक है, तो उसको जो भी उसकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी या फिर 60,000 रुपए विच एवर इज लोअर, उसको मिल जाएगा एज एन रिबेट अंडर न्यू रिजीम। तो दोस्तों मान के चलते हैं मेरी इनकम 12 लाख रुपए होती है। अब देखिए अगर मेरी इनकम 12 लाख होती है तो हाउ मच इज द टैक्स लाइबिलिटी। तो टैक्स लाइबिलिटी के लिए आप यहां पर आइए मेरे साथ। मान के चलते हैं मेरी इनकम एग्जैक्ट 12 लाख रुपए है, ना ऊपर ना नीचे। तो 12 लाख रुपए पर जो मेरा टैक्स कैलकुलेट होगा दोस्तों वो कितना होगा? पहले 4 लाख पर कोई टैक्स नहीं, अगले 4 लाख पे 20% का टैक्स, उसके बाद 40,000 का टैक्स। तो टोटल जो टैक्स मेरा कैलकुलेट होगा दोस्तों यहां पर वो होगा 60,000 रुपए का। तो मुझे जो टोटल टैक्स पे करना है 60,000, और क्योंकि मेरी इनकम 12 लाख तक है तो 60,000 रुपए की ही मुझे क्या मिल जाएगी? रिबेट। अब टेक्निकली आप सोचिए, मेरी टैक्स लाइबिलिटी 60,000, मेरे को रिबेट भी मिल गई 60,000, तो अल्टीमेटली मेरा जो टैक्स निकल कर आएगा दैट इज 0। तो इसलिए यहां पर सरकार कह रही है कि भाई 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो हम आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन यहां पर पकड़ने वाली चीज ये है दोस्तों, ध्यान से, कि 12 लाख रुपए तक की इनकम है तो इसका मतलब अगर मेरी इनकम 12 नहीं 13 लाख हो जाती है, मेरी इनकम 14 लाख हो जाती है, तो भी क्या मेरे को रिबेट मिल जाएगी? जी नहीं दोस्तों, तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि 12 लाख तक इनकम है तो आप रिबेट लीजिए, और रिबेट लेने के बाद आप अपना टैक्स कम कर लीजिए, टेक्निकली आपका टैक्स 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 13 लाख हुई तो क्योंकि आपने रिबेट की कंडीशन को पूरा नहीं किया, दैट इज द रीजन आपको रिबेट नहीं मिलेगी। और रिबेट नहीं मिलेगी तो इसका मतलब अब 12 लाख रुपए तक आप टैक्स बचा नहीं पाएंगे। अब आपको पूरे 13 लाख रुपए पर एप्लीकेबल स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग अपना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। तो जो लोग ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि सर मेरी अगर इनकम 15 लाख है तो 12 लाख तो मैं इग्नोर कर देता हूं क्योंकि 12 लाख तक तो टैक्स लगना ही नहीं है, बचे 3 लाख रुपए पे मैं टैक्स पे कर दूंगा। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिबेट में जो एक्चुअली में पॉइंट यहां पर फंसा हुआ है वो यही है कि आपकी इनकम 12 लाख तक है तो रिबेट आप लीजिए, वरना रिबेट आपको नहीं दी जाएगी। और अगर रिबेट नहीं दी जाएगी तो डेफिनेटली फिर आपकी ओवरऑल इनकम पर एप्लीकेबल स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स लगाया जाएगा। तो ये एक बात ध्यान रखिएगा। दूसरा एक चीज और जो आपको यहां पर दोस्तों समझनी है, एक्चुअली में किसी ने मेरे से एक सवाल पूछा कि सर मेरी 12 लाख रुपए की इनकम है जिसके अंदर मेरी 10 लाख रुपए की तो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल मतलब अदर सोर्स हो गया, पीजीबीपी हो गया, हाउस प्रॉपर्टी हो गया, सैलरी हो गया, इस तरह का, और 2 लाख रुपए की मेरी इनकम है, मान के चलते स्पेशल इनकम, जैसे कि 111A का इनकम हो गया, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इस प्रकार की स्पेशल इनकम है। तो क्योंकि मेरी इनकम 12 लाख है तो क्या ऐसे में मुझे रिबेट मिल जाएगी? देखिए दोस्तों आंसर बिल्कुल हाँ है, आपको रिबेट मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि पूरे 12 लाख रुपए के ऊपर जो इनकम टैक्स निकलेगा उस पर रिबेट मिल जाएगी, तो ऐसा सोचना आपका गलत है, क्योंकि सेक्शन 87A की जो रिबेट है वो आपको स्पेशल इनकम के अगेंस्ट नहीं दी जाती है। तो यहां पर जो टैक्स लाइबिलिटी आपकी कैलकुलेट होगी ऑन अ 10 लाख रुपीस,
उस पर तो हम आपको रिबेट दे देंगे, जो भी आपकी रिबेट बनती होगी। तो मान के चलते हैं इस 10 लाख रुपए में आपकी टैक्स लाइबिलिटी एग्जांपल के लिए 48,000 निकली, तो आप 48,000 रुपए की हमसे रिबेट ले लेना, बट डोंट एक्सपेक्ट कि हम इस 2 लाख रुपए की इनकम पर जो टैक्स लाइबिलिटी बनेगी उस पर भी आपको रिबेट देंगे, उस पर हम आपको रिबेट नहीं देने वाले हैं। देखिएगा इसी बात को इन्होंने यहां मेंशन कर दिया है, rebate under section 87A shall not be allowed on tax on special income like 111A 112 एक्सेट्रा। तो स्पेशल इनकम से जो टैक्स कैलकुलेशन होगी उस पर हम आपको रिबेट नहीं देंगे। दोस्तों अगर आप सैलरीड क्लास पर्सन हैं तो आपके लिए एक बेनिफिट है, आप 12 नहीं 12,75,000 रुपए तक का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। कैसे, देखिए अगर मान के चलते आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपकी कोई और इनकम नहीं आ रही है या ओवरऑल इनकम आपकी 12,75 बन रही है, तो 12,75 में से आपको 75,000 रुपए की तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। देन अगेन यू आर एट 12 लाख रुपीज, और क्योंकि 12 लाख रुपीज तक आपको रिबेट मिल रही है तो टेक्निकली आपका इनकम टैक्स जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों यहां पर मैं कह सकता हूं कि जो व्यक्ति 12 लाख रुपए तक की इनकम में है, उसके ऊपर उनकी इनकम नहीं जा रही है, उनके लिए तो यहां पर बल्ले बल्ले है, वो मजे से अपना इनकम टैक्स जीरो कर सकते हैं विदाउट एनी इश्यू। बट मेक श्योर यू आर इन अ न्यू रिजीम, अगर आप न्यू में है तो ही आपके लिए बेनिफिट है, अदरवाइज ये ओल्ड वालों के लिए नहीं है। सो उम्मीद करता हूं आपको एक पॉइंट ये क्लियर हो गया होगा, जो एक्चुअली में कंफ्यूजन चल रहा है कि 12 लाख तक क्या होने वाला है, 12 के ऊपर क्या होगा। सो आइए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल इशू जो इन्होंने यहां पर एड्रेस किया है फाइनेंस बिल 2000 बजट में। दोस्तों आपको याद होगा, अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और आप रेजिडेंट हैं और आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप सेक्शन 44 एडी या सेक्शन 44 एडीए या सेक्शन 44 एई में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन ऑप्ट कर सकते हैं। सो बेनिफिट क्या होता है प्रिजम्पटिव का? सर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करने होते हैं, हमें ऑडिट नहीं करवाना होता है, और हम एक फिक्स परसेंटेज ऑफ इनकम, फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर या रिसीट एज द केस में भी अपनी इनकम डिक्लेयर कर देते हैं और उस इनकम के बेसिस पर आईटीआर फाइल कर देते हैं। बट मेक श्योर कि ये बेनिफिट केवल और केवल रेजिडेंट इंडिविजुअल को ही मिलता है। अब व्हाट अबाउट द नॉन रेजिडेंट्स? अगर कोई नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल है और वो ये चाहता है कि भाई मुझे भी प्रिजम्पटिव का बेनिफिट दे दो, मैं भी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में अपनी आईटीआर भरना चाहता हूं, मैं भी चाहता हूं झंझटों से मुक्त हो जाऊं और एक फिक्स परसेंटेज ऑफ माई टर्नओवर और रिसीट एज द केस में भी अपनी इनकम डिक्लेयर कर दूं, तो क्या मेरे लिए कोई स्कीम है? अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई स्कीम नहीं थी, बट नाउ गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस वन न्यू सेक्शन 44 BBD, जो कि नॉन रेजिडेंट्स इंडिविजुअल को मिलेगा, जहां पर कुछ कंडीशंस आपको पूरी करनी है। अगर आप वो कंडीशंस पूरी करते हैं, देन non-residents can also take a presumptive taxation benefit under the Income Tax Act। देखिएगा क्या नया प्रपोजल यहां पर दिया गया है। This is the presumptive taxation for non-residents from the assessment year 26-27। Presumptive taxation regime for the non-resident engaged in the business of providing services or technology। इसका मतलब अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आप बिजनेस करते हैं किस चीज का, या तो प्रोवाइडिंग सर्विसेज, आप सर्विसेज देते हैं, या टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं। किसको देते हैं? टू अ रेजिडेंट कंपनी विच आर एस्टैब्लिशिंग और ऑपरेटिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्टार्ट कर रही हैं, ऑपरेट कर रही हैं उनको, और टू अ कनेक्टेड फैसिलिटी फॉर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आर्टिकल और थिंग्स इन इंडिया। अगर आप इनको कोई सर्विसेज दे रहे हैं या कोई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे हैं, देन इन दैट केस आपको यहां पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट दिया जाएगा अंडर अ स्कीम नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सेटिस्फाई सच कंडीशन एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। तो दोस्तों इससे रिलेटेड, इस सेक्शन से रिलेटेड कुछ रूल्स अभी आएंगे इनकम टैक्स रूल के अकॉर्डिंग। उन रूल्स में अगर आप मेंशन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं,
then definitely non-residents can also take a benefit of presumptive taxation under section 44 BBD। अब याद रहे दोस्तों, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है तो एक फिक्स परसेंटेज आपको अपना इनकम डिक्लेयर करना होगा। तो वो परसेंटेज कितना रखा गया है, देखिए सेक्शन 44 एडी में अगर आपको याद होगा तो 6 और 8% होता है, 44 एडी में 50% होता है एडीए में, और एई में कैलकुलेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ व्हीकल, लाइट व्हीकल है या हैवी व्हीकल है। सो नाउ 44 बीबीडी में इन्होंने परसेंटेज डिफाइन करी है 25%। तो अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लेना चाहते हैं नॉन रेजिडेंट्स होने के नाते, तो आप 25% ऑफ द एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय और पेड और पेबल टू नॉन रेजिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज और टेक्नोलॉजी एज प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम ऑफ सच नॉन रेजिडेंट फ्रॉम दिस बिजनेस। तो आप 25% अपनी उस अमाउंट का जो आपको रिसीव हुआ है या रिसीवेबल है, या आपने जो नॉन रेजिडेंट को पे किया है या पेबल है, उस अमाउंट का 25% आप अपना इनकम डिक्लेयर करिए एंड हैप्पीली आप अपनी प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आईटीआर फाइल कर सकते हैं। दिस इज द वन ऑफ द मेजर चेंज जो नॉन रेजिडेंट्स के लिए यहां पर किया गया है। आइएगा दोस्तों अपने अगले चेंज की बात कर लेते हैं, जो कि फाइनेंस बिल 2025 में किया गया है, विच इज रिलेटेड टू दी एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर टैक्स बेनिफिट टू स्टार्टअप्स। दोस्तों हमारे इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 80IAC, जिसमें बेसिकली कहा यह जाता है कि अगर कोई एलिजिबल बिजनेस है जो कि स्टार्टअप में रिकॉग्नाइज्ड है और वो इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से एक सर्टिफिकेट ले आता है, तो उसके 3 साल आने वाले 10 सालों में से, कोई से भी 3 साल आने वाले 10 सालों में से कंप्लीटली टैक्स फ्री हो जाएंगे। इसका मतलब वो अपनी मर्जी से कोई से भी 3 साल चूज कर सकता है आने वाले 10 सालों में से, जिसमें वो ये कहेगा कि जो भी मैंने प्रॉफिट कमाया, जो भी मैंने अपनी इनकम कमाई है उस बिजनेस से, उस पर मैं 1 रुपए का भी टैक्स नहीं दूंगा। तो ऐसा हमारा एक सेक्शन है 80IAC। अब 80IAC की कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि 80IAC में आपको डिडक्शन मिले, एग्जेम्पशन मिले, तो देयर आर सम कंडीशंस। उन कंडीशंस में से एक ऐसी कंडीशन है जिसको यहां पर एक्सटेंड कर दिया गया है जस्ट टू प्रोवाइडिंग अ बेनिफिट टू द असेसीज, ताकि वो और ज्यादा मोटिवेट हो, यहां पर इसको प्रमोट करें और इस एग्जेम्पशन को क्लेम करें। पहले कंडीशंस देख लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली कहां पर इन्होंने क्या चेंज किया है। सो सेक्शन 80IAC प्रोवाइड फॉर अ डिडक्शन of an amount equal to 100% of the profit and gains derived from an eligible business by an eligible startup। अगर आप एक eligible startup है, eligible business करते हैं, तो आपको 100% of the profit की exemption दी जाएगी, deduction दी जाएगी for a 3 consecutive assessment year out of 10 year। तो आने वाले 10 सालों में से कोई से भी 3 लगातार साल आप अपनी मर्जी के लीजिए और उसमें हमें इनकम टैक्स मत दीजिए, बट सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ बिलो कंडीशन। तो पहली कंडीशन यहां पर रखी गई है, द टोटल टर्नओवर ऑफ द बिजनेस डज नॉट एक्सीड 100 करोड़ रुपीस। जो टोटल टर्नओवर है बिजनेस का वो 100 करोड़ से क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड इज that eligible business is holding a certificate of eligible businesses from the interministerial board, IMB कहते हैं दोस्तों इसको। तो IMB से उसको एक सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जिसमें क्लियरली लिखा होगा कि यू आर एलिजिबल बिजनेस अंडर सेक्शन 80IAC। एंड थर्ड इज इट इज इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ 2016 बट बिफोर फर्स्ट डे ऑफ 1 अप्रैल 2025। तो कंडीशन ये थी दोस्तों कि आपका बिजनेस 1 अप्रैल 16 से लेकर 1 अप्रैल 25 के बीच में इनकॉर्पोरेट हुआ होना चाहिए। अब यहां पर चेंज ये हुआ है दोस्तों कि ये जो 1 अप्रैल 2025 की डेट है, इसको एक्सटेंड करके 1 अप्रैल 2030 कर दिया गया है। तो यहां कह रहे हैं कि अगर आपने अपना बिजनेस 1 अप्रैल 2030 तक भी इनकॉर्पोरेट कर लिया होगा और बाकी कंडीशंस आपने पूरी कर दी होंगी, तो हम आपको 80IAC का बेनिफिट दे देंगे। तो जो 80IAC का बेनिफिट पहले 1 अप्रैल 2025 तक के लोगों को लिए खत्म होने जा रहा था, अब वो बढ़ाकर 1 अप्रैल 2030 तक के लोगों को मिल जाएगा। दिस इज द चेंज इन 80IAC, जो कि टाइम को एक्सटेंड किया
गया है। आई होप आपको ये चेंज क्लियर हो गया होगा। आइएगा दोस्तों बात करते हैं अपने अगले चेंज के बारे में, विच इज रिलेटेड टू द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। तो मैं पहले आपको इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूं, एक्चुअली में इशू क्या था, और फिर आपको बताऊंगा इन्होंने चेंज क्या किया। तो दोस्तों आपको याद होगा हमारे इनकम टैक्स में हाउस प्रॉपर्टी को लेकर एक ऐसा प्रोविजन है कि अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या आपकी ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो कि आप कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड है, कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड का मतलब होता है जिसको आप यूज नहीं कर पाए हैं अपने रहने के लिए, और क्यों नहीं कर पाए हैं उसका कारण वहां लिखा हुआ था, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, आपकी नौकरी है कहीं और। जैसे एग्जांपल के लिए मैं कहूं मेरा दिल्ली में एक घर है और मेरी नौकरी है लेट्स से मुंबई में, तो ऑब्वियसली मेरा दिल्ली वाला घर वेकेंट रहेगा, वेकेंट का मतलब खाली रहेगा, कुड नॉट बी ऑक्यूपाइड रहेगा। एंड रीजन क्या है इसके खाली रहने का, मेरी जॉब है मुंबई में, या मेरा प्रोफेशन है कहीं दूसरी जगह पर, या मेरा बिजनेस है कहीं और। इसका मतलब लॉ में क्या लिखा हुआ है, लॉ में लिखा हुआ है अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या फिर कुड नॉट ऑक्यूपाइड है, और वो कुड नॉट ऑक्यूपाइड क्यों है, क्योंकि आपका एम्प्लॉयमेंट या आपका बिजनेस या आपका प्रोफेशन कहीं और है उस जगह के अलावा जहां पर ये प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में आप उस प्रॉपर्टी को या दो प्रॉपर्टी तक अप टू टू प्रॉपर्टी आप उसे सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर कर सकते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड कंसीडर करने का मतलब जब आप इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी कैलकुलेट करेंगे तो एनएवी शैल बी टेकन एज निल, उसकी जो एनएवी है वो निल कंसीडर की जाएगी। अब दोस्तों प्रॉब्लम यहां पर क्या आ रही थी कि एक्चुअली में कुड नॉट ऑक्यूपाइड के पीछे जो कनेक्शन था वो ड्यू टू लिखा हुआ था, ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और ड्यू टू प्रोफेशन और बिजनेस, ये प्रॉब्लम थी। अब इन्होंने क्या चेंज किया, उन्होंने ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस प्रोफेशन को डिलीट कर दिया और वहां पर लिख दिया ड्यू टू एनी रीजन। ड्यू टू एनी रीजन का मतलब यह हो गया अब जरूरी नहीं है कि आपकी कोई प्रॉपर्टी खाली पड़ी है केवल इसलिए कि आप नौकरी पर गए हैं या बिजनेस प्रोफेशन पर गए हैं, रादर अब आपकी प्रॉपर्टी खाली पड़ी है चाहे कारण कोई भी हो, चाहे कारण कोई भी हो, आप नौकरी पर हैं नहीं है, आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है। आपके दो मकान जो कि खाली हैं या सेल्फ ऑक्यूपाइड है, मतलब आप खुद रहते हैं या आपके फैमिली मेंबर्स रहते हैं, तो उस केस में आपकी एनएवी निल ले ली जाएगी। सो बेसिकली मोटे मोटे तौर पर मैं कहूं तो जो ड्यू टू रीजन मेंशन था ना, रीजन स्पेसिफिक, वो उन्होंने स्पेसिफिक रीजन को वहां से हटा दिया और लिख दिया ड्यू टू एनी रीजन। समझिएगा क्या लिखा था यहां पर और क्या चेंज हो गया। वेयर द हाउस प्रॉपर्टी इज इन ऑक्यूपेशन ऑफ द ओनर for the purpose of his residence or owner cannot actually occupied it due to his employment, business or profession carried on at any other place. In such case, the annual value of such house property shall be taken to be nil. This was the present law. अभी मैं कहूं तो presently ये चल रहा है, but once a finance bill will become the finance act, तो नया लॉ क्या होगा वो कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। The annual value of property consisting of a house or any part thereof shall be taken as nil if the owner occupy it, या तो ओनर उसको खुद ऑक्यूपाई करता है for his own residence or cannot actually occupy it due to any reason. इसका मतलब या तो वो खुद उसमें रहे या उसके फैमिली मेंबर्स रहे, या फिर वो खाली पड़ा हुआ है ड्यू टू एनी रीजन, तो वो अप टू मैक्सिमम ऑफ टू प्रॉपर्टी, अप टू टू हाउस प्रॉपर्टी वो एनएवी निल ले सकता है। इसका मतलब उसकी अपनी चॉइस है कि वो कौन से दो हाउस लेना चाहता है, तो अप टू मैक्सिमम ऑफ टू हाउसेस वो उसकी एनएवी को निल ले सकता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द इनकम अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी। देखिएगा दोस्तों अपना नेक्स्ट चेंज जो यहां पर किया गया है दैट इज द टाइम लिमिट टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न। आपको याद होगा इनकम टैक्स में आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं अगर आपकी आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट निकल चुकी होती है
और उसके बाद आप आईटीआर फाइल करना चाहते हैं तो आज हमारे पास आईटीआर यू फाइल करने का प्रोविजन है। लेकिन आपको एक बात और पता होगी, आईटीआर यू फाइल करने की जो टाइम लिमिट होती है दोस्तों वो 24 महीने होती है फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं, फाइनेंशियल ईयर 21-22 की अगर कोई आईटीआर भरना चाहता है तो उसका असेसमेंट ईयर होता है 22-23। तो 22-23 के एंड से 2 साल अगर आप देखते हैं तो 31/3/2025 होता है। इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर 21-22 की या मैं कहूं असेसमेंट ईयर 22-23 की अगर कोई आईटीआर यू फाइल करना चाहता है, अपडेटेड रिटर्न फाइल करना चाहता है, तो उसे 31 मार्च 2025 तक ये रिटर्न भरनी होती है। दैट इज अवेलेबल अप टू 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। और इतना ही नहीं, अगर आप अपडेटेड रिटर्न भरते हैं तो आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी भी पे करनी होती है। तो जो भी आपका टैक्स बना प्लस जो भी आपका इंटरेस्ट बना उसका 25% या फिर 50% आपको एडिशनल पे करना होता है। अगर आपने अपनी रिटर्न 12 महीने तक भर दी तो 25% आपसे लिया जाता है, और अगर आपने अपनी रिटर्न 12 महीने से 24 महीने के दौरान भरी तो आपसे 50% लिया जाता है। तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो प्रेजेंटली क्या होता है, अगर आप अपनी रिटर्न अप टू 12 मंथ्स फाइल कर देते हैं तो आप 25% एडिशनल टैक्स लायबिलिटी हमें पे करेंगे। अगर आपने अपनी रिटर्न 12 महीने से लेकर 24 महीने तक भरी, जो कि आप भर सकते हैं, तो आपको 50% का एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करना है। अब दोस्तों चेंज क्या करने जा रहे हैं, ये कह रहे हैं जो हम आपको पहले 24 महीने का समय देते थे, अब वो 24 महीने का समय बढ़ाकर हम 48 महीने कर रहे हैं। कारण देखो, चाहे कुछ भी कहते रहे, कारण एक ही है, आईटीआर यू का टाइम बढ़ा दो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी इनकम टैक्स रिवाइज करते रहे और हमें हमारा इंटरेस्ट, पेनल्टी, एडिशनल टैक्स मिलता रहे। क्योंकि अब देखो चीजें तो पकड़ रहे हैं, ये आपको भी मालूम है, मैसेजेस आते हैं डेली, आपने उस साल की रिटर्न नहीं भरी है, डराते हैं, मैसेजेस भेजेंगे, ईमेल भेजेंगे, सुबह शाम 2-2 बार भेजेंगे। और लोग रिटर्न भर रहे हैं, तो टैक्स भी दे रहे हैं तो एडिशनल टैक्स लायबिलिटी भी दे रहे हैं, तो वही तो इनका रेवेन्यू का साधन है। तो अल्टीमेटली इन्होंने अब इस टाइम लिमिट को 24 महीने से बढ़ाकर 48 महीने कर दिया है। लेकिन रुकिए, केवल 24 महीने से 48 नहीं हुआ, साथ में परसेंटेज भी बढ़ गई। अब ये कहते हैं जी अगर आप 24 महीने से लेकर 36 महीने तक के बीच में अपनी रिटर्न भरोगे तो 60% एडिशनल टैक्स दे देना, और अगर आप 36 महीने से लेकर 48 महीने तक अपनी रिटर्न भरोगे तो जो हम आपसे 25, 50, 60 लेते थे वो अब हम आपसे लेंगे 70% एडिशनल टैक्स। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, सेक्शन 139(8)(a) कहता है कि आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फर्निश कर सकते हैं। प्रेजेंट प्रोविजन के अकॉर्डिंग अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है अप टू 24 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, जहां पर आपको एडिशनल टैक्स लायबिलिटी पे करनी होती है 25% अप टू 12 मंथ, 50% 12 से 24 महीने के बीच में। और ये टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होती है, एडिशनल टैक्स इज ऑन टैक्स प्लस इंटरेस्ट पेबल एज पर द अपडेटेड रिटर्न। नाउ व्हाट दे आर चेंजिंग, 48 मंथ तक इसका टाइम बढ़ा दिया है और रेट बढ़ा दिए गए हैं। सो सेक्शन 139(8)(a) प्रपोज करता है कि अब अपडेटेड रिटर्न फाइल की जा सकती है 48 मंथ्स तक फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। एंड आपकी एडिशनल टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट होगी दोस्तों वो 60% होगी अगर आप 24 से 36 महीने के बीच में फाइल करते हैं रिटर्न, और 70% होगी अगर आप 36 से 48 महीने के बीच में फाइल करते हैं अपनी रिटर्न, जो कि एज पर अपडेटेड रिटर्न आपकी टैक्स लायबिलिटी प्लस इंटरेस्ट दोनों का टोटल का 50, 25, 60, 70 ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा। सो दिस इज द वन ऑफ द चेंज जो कि किया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ आईटीआर यू अपडेटेड रिटर्न। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो दोस्तों दीज आर द चेंजेस इन द इनकम टैक्स एक्ट। अगर मैं इनकम टैक्स के कोर की बात करूं, आईटीआर से रिलेटेड हो गए, इनकम टैक्स के प्रोविजन से रिलेटेड हो गए, वो है।
अब हम शिफ्ट कर रहे हैं अपना डिस्कशन टीडीएस एंड टीसीएस के प्रोविजंस पर। टीडीएस एंड टीसीएस में क्या चेंज किया गया है, आइए बात करते हैं सेक्शन बाय सेक्शन। बट बिफोर गोइंग टू द टीडीएस डिस्कशन, मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, आज से पहले हमारे बजट्स में फाइनेंस एक्ट्स जो हर साल आते हैं, कई बार उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं, इवन टीडीएस के भी चेंज आते हैं। भी पिछले को ही आप देखिए फाइनेंस एक्ट 2024 में जो चेंज आए उसमें टीडीएस के ना रेट्स में बदलाव किए गए थे। रेट का मतलब हो गया जिस सेक्शन में 5% का टीडीएस था वहां 2 कर दिया गया, 10 का था वहां 5 कर दिया गया, इस प्रकार के चेंजेस किए गए थे। बट इस बार देखा गया है हमारे बजट ने, हमारे फाइनेंस बिल ने टीडीएस के रेट में बदलाव नहीं किया, रादर टीडीएस के सेक्शंस में जो इंटरनल सेक्शंस की थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती हैं उनमें बदलाव कर दिया। थ्रेशोल्ड लिमिट का मतलब आपने देखा होगा हर एक सेक्शन में ना एक अमाउंट क्वांटिफाई होता है कि इतने अमाउंट तक का अगर पेमेंट होगा तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे, इसके ऊपर जाता है तो आपको टीडीएस काटना है, ऐसा कुछ होता है ना। जैसे हर एक सेक्शन में अलग अलग लिमिट होती है, कहीं 5,000 है, कहीं 10,000 है, कहीं 30,000 है। तो इस बार के फाइनेंस बिल ने क्या किया, उन लिमिट्स में चेंज कर दिया। एक भी सेक्शन में रेट नहीं बदला है, सब में लिमिट उठा के बदल दी। वो कहते हैं जहां 5,000 की लिमिट थी वहां 10 कर रहे हैं, जहां 2 की थी वहां 5 कर रहे हैं, इस तरह के उन्होंने लिमिट्स में बदलाव किए हैं। तो आइए वन बाय वन हम डिस्कशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, कौन से सेक्शन में क्या क्या लिमिट्स चेंज की गई हैं या क्या क्या अमेंडमेंट्स की गई हैं इन रेस्पेक्ट ऑफ टीडीएस। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला चेंज जो इन्होंने किया है थ्रेशोल्ड्स में वो है सेक्शन 193। सो 193 सेक्शन जो है बेसिकली इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करता है, जहां पर आपको पता होगा अभी एट प्रेजेंट कोई भी लिमिट नहीं मेंशन है। इसका मतलब आपको अगर इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी रिसीव होता है या आप इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी पे करते हैं तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। आपने कितना भी अमाउंट पे किया है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी के नाम का, आपको टीडीएस का डिडक्शन करना पड़ेगा। सो यहां पर अब प्रपोज किया जा रहा है कि लिमिट रहेगी 10,000। इसका मतलब यह होगा 10,000 रुपए तक का अगर आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होगी अंडर सेक्शन 193। तो यहां पर ये लिमिट चेंज की जा रही है, जो कि एट प्रेजेंट निल है, उसको चेंज करके अब ये 10,000 करने जा रहे हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट जो चेंज है वो 194A में है। 194A बेसिकली बात करता है टीडीएस ऑन इंटरेस्ट अदर देन ऑन सिक्योरिटी। तो इसका मतलब अगर आपको कोई टीडीएस रिसीव होता है या आप पे करते हैं विच इज अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, जैसे कौन कौन से हो गए, एफडी के इंटरेस्ट हो गए, टाइम डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट हो गए, अगर आपने कोई लोन लिया या दिया है उसके ऊपर दिए जाने वाले इंटरेस्ट हो गए, अगर आपकी कुछ इस तरह की डिपॉजिट्स हैं बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस के पास, उस प्रकार के उसके ऊपर मिलने वाले देने वाले इंटरेस्ट हो गए, तो उस पर आपका टीडीएस का डिडक्शन होता है 194A में। तो दोस्तों यहां पर अब कहा जा रहा है 194A में जो एट प्रेजेंट लिमिट्स थी उनको भी बढ़ा रहे हैं। अब एट प्रेजेंट लिमिट को समझने के लिए आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि लिमिट कैसे बनी हुई है। तो दोस्तों अगर कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट देता है तो 50,000 रुपए तक टीडीएस नहीं कटता। वेयरएज अगर अदर देन सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दिया जाता है तो 40,000 तक टीडीएस नहीं कटता। और अगर इंटरेस्ट पे करने वाला व्यक्ति बैंक नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है, पोस्ट ऑफिस नहीं है, तो 5,000 रुपए तक टीडीएस नहीं कटता। एग्जाम्पल के लिए मैं कंपनी हूं और मैंने किसी दूसरी कंपनी से लोन लिया हुआ है। मैं एक कंपनी हूं और मैं दूसरी कंपनी को 7,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करती हूं पूरे साल भर में, तो मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा बिकॉज वहां पर 5,000 की लिमिट चल रही थी। नाउ दे आर प्रपोजिंग टू इंक्रीज दिस लिमिट। अब ये कह रहे हैं हम इस लिमिट को बढ़ा देंगे और जहां पर लिमिट 50,000 की थी वहां कर देंगे 1 लाख, जहां पर थी लिमिट 40,000 की वहां कर देंगे 50,000, और जहां पर लिमिट थी दोस्तों 5,000 की वहां कर देंगे 10,000। तो यहां पर लिमिट्स को बढ़ा दिया जाएगा सो दैट आपका टीडीएस अब नहीं कटेगा। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट ऊपर जा रहा है तो मतलब 50 से 1 लाख तक नहीं कटेगा, 40 से 50 तक नहीं कटेगा, 5 से 10 तक नहीं कटेगा। अब दोस्तों इस सेक्शन में चेंज होने के बाद काफी लोगों ने
कुछ कंफ्यूजन्स क्रिएट कर दिए। वो ये कहते हैं कि अच्छा इसका मतलब अब ये होगा कि 1 लाख रुपए तक सीनियर सिटीजन्स को कोई टैक्स नहीं देना होगा। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। सीनियर सिटीजन्स को टैक्स देना पड़ेगा जैसे वो पहले दे रहे थे, क्योंकि यहां पर केवल और केवल टीडीएस की लिमिट्स को बदला गया है, ना कि आपके टैक्सेबल अमाउंट की लिमिट को बदला गया है। तो आप अगर सीनियर सिटीजन है तो 80TTB में आपको 50,000 तक की डिडक्शन मिलती है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। इसका मतलब अगर आपको 90,000 का इंटरेस्ट मिला तो आप 50,000 की तो डिडक्शन ले लोगे, 40,000 पे आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। हाउएवर आपका टीडीएस नहीं कटा है। जबकि पहले क्या हो रहा था, आपको 90,000 का इंटरेस्ट मिलता था, 50,000 तक तो आपका टीडीएस कटता ही नहीं था, ये सोचकर कि 50,000 तक का है। लेकिन अगर ऊपर मिलता था तो फिर टोटल पे ही टीडीएस कटता था, क्योंकि आपको याद होगा टीडीएस के प्रोविजन कहते हैं कि अगर लिमिट से बाहर चली गई बात तो फिर पूरे पर टीडीएस कटेगा, और अगर लिमिट के अंदर हो तो नहीं कटेगा। तो आपका 90,000 पर टीडीएस कटता था, 50,000 की आप डिडक्शन क्लेम करते थे, 40,000 पे आप इनकम टैक्स पे करते थे, और जो टीडीएस कटा हुआ था एक्सेस उसका रिफंड क्लेम करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि 90,000 का इंटरेस्ट है और 1 लाख रुपए तक टीडीएस कटेगा ही नहीं, जब कटेगा ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। 50,000 की डिडक्शन क्लेम करो, 40,000 रुपए पे अपनी जेब से इनकम टैक्स देना पड़ेगा आपको जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे। सो दिस इज द लिमिट चेंज इन सेक्शन 194A। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेक्शन विच इज 194। 194 इज अ डिविडेंड टू शेयर होल्डर। अगर आप डिविडेंड पे करते हैं तो टीडीएस का डिडक्शन होता है। एट प्रेजेंट देयर इज अ लिमिट ऑफ 5,000 रुपीज, जहां तक आपको टीडीएस नहीं काटना है, बट नाउ दे आर प्रपोजिंग टू इंक्रीज इट बाय 10,000, मतलब 10,000 रुपए तक इसको बढ़ा दिया जाएगा। नेक्स्ट अमेंडमेंट जो की गई है दोस्तों सेक्शन में 194K है, विच इज इन रेस्पेक्ट ऑफ टीडीएस ऑन इनकम इन रेस्पेक्ट ऑफ अ यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड्स और स्पेसिफाइड कंपनी और अंडरटेकिंग। तो एट प्रेजेंट लिमिट है 5,000 की, इसको भी 10,000 रुपए तक बढ़ाया जाएगा, जो कि फाइनेंस एक्ट 2025 एक्ट बनने के बाद एप्लीकेबल हो जाएगा, और इसकी सबकी डेट 1 अप्रैल 2025 से रखी गई है। नाउ 194B और 194BB, ये एक अच्छा चेंज है जो आपको समझना पड़ेगा। एक्चुअली में यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया चीज को, वो समझिए। बेसिकली दोस्तों 194B बात करता है विनिंग फ्रॉम लॉटरी के बारे में, वेयर एज 194BB बात करता है विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस के बारे में। आपको याद होगा दोनों ही सेक्शंस में लिखा हुआ था, अगर ड्यूरिंग द ईयर आपका एग्रीगेट अमाउंट हो जाता है 10,000 से ज्यादा तो आपका टीडीएस कटेगा। लेट्स से आप कोई विनिंग फ्रॉम लॉटरी में आपकी लॉटरी लगी और वो लॉटरी का अमाउंट है एग्जांपल के लिए 9,000 रुपए। पहली लॉटरी 9,000 की लगी, दूसरी लॉटरी 9,000 की लगी, तीसरी लगी 9,000 की। तो ऐसे में क्या हो रहा था दोस्तों, आपका 27,000 रुपए बन रहा था टोटल पूरे साल भर का, और आपका टीडीएस काटा जा रहा था, ये कहते हुए कि आपकी 10,000 की लिमिट क्रॉस कर गई है पूरे साल भर में एग्रीगेट। दैट इज द रीजन योर टीडीएस हैज टू बी डिडक्टेड। नाउ व्हाट दे हैव बीन चेंज, अब इन्होंने 10,000 रुपए जो एग्रीगेट था ना, इस एग्रीगेट को कन्वर्ट कर दिया और यहां लिख दिया सिंगल ट्रांजैक्शन। द लिमिट विल बी 10,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ अ सिंगल ट्रांजैक्शन। एंड व्हेन आई से सिंगल ट्रांजैक्शन, इसका मतलब ये है जब आपकी पहली बार लॉटरी लगी 9,000 की तो आपका टीडीएस नहीं कटा, जब आपकी दूसरी बार लॉटरी लगी 9,000 की आपका टीडीएस नहीं कटा, और जब आपकी तीसरी बार लॉटरी लगी 9,000 की तो भी आपका टीडीएस नहीं कटा। द रीजन इज कोई सा भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन 10,000 को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो ऐसे में ये आपके लिए एक बेनिफिट है कि आपका टीडीएस नहीं कटेगा और आपका अमाउंट आपकी पॉकेट में आ जाएगा। तो यहां पर इन्होंने 10,000 को एक सिंगल ट्रांजैक्शन कर दिया है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। देखिएगा दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले चेंज की जो कि किया गया है 194D में। सो 194D बेसिकली टॉक अबाउट द टीडीएस ऑन इंश्योरेंस कमीशन। तो जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर्स हैं जो इंश्योरेंस कमीशन लेते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, उनका टीडीएस काटा जाता है 194D में।
तो एट प्रेजेंट जो यहां पर लिमिट है 15,000, इसका मतलब 15,000 रुपए तक के इंश्योरेंस कमीशन पर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर टीडीएस नहीं कटेगा। नाउ दिस लिमिट इज इंक्रीजिंग टू 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपए तक इसको बढ़ाया जा रहा है बाय द फाइनेंस बिल 2025। नाउ नेक्स्ट सेक्शन इज 194G, which is the TDS on income by way of a commission, प्राइस एक्सेट्रा ऑन लॉटरी टिकट्स। तो लॉटरी जो एजेंट्स हैं उनकी इनकम होती है लॉटरी टिकट्स बेचने से या उनके कमीशन पर, तो वहां पर भी लिमिट अभी 15,000 चल रही है, इसको भी बढ़ा दिया जाएगा 20,000 रुपए तक। तो यहां पर 20,000 रुपए तक आपका टीडीएस नहीं काटा जाएगा, अगर ऊपर होता है तो आपका टीडीएस कटेगा, और जब टीडीएस कटेगा तो पूरे पर कटेगा, ये एक बात याद रखिएगा। Come to the next section which is 194H, which is related to TDS on commission और brokerage। तो यहां पर भी अभी लिमिट 15,000 है, इसको भी बढ़ाकर 20,000 किया जा रहा है। नाउ अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की, which is 194I। इसको भी लेकर काफी लोगों में कंफ्यूजन है दोस्तों। जब ये 194I प्रेजेंट किया जा रहा था तो उसी समय पर कुछ लोगों ने इंटरप्रिटेशन निकाल ली और ये मैसेज सर्कुलेट करना शुरू कर दिया कि अब 6 लाख रुपए तक इनकम टैक्स 6 लाख रुपए तक टीडीएस नहीं कटेगा। ये 6 लाख क्या है मैं पहले बता दूं, आपको याद होगा 194I में लिखा हुआ है कि अगर आप रेंट की पेमेंट करते हैं और वो 240 से ज्यादा नहीं होती है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। अब लोगों ने ये बोलना शुरू किया कि ये 240 की लिमिट को 6 कर दिया गया है। मैं कहता हूं गलत, आप गलत बोल रहे हैं। ये 240 की लिमिट को 6 नहीं किया गया है। आप पूरा का पूरा सेक्शन उठाकर देखिए, देयर इज नो अमाउंट मेंशन ऑफ 6 लाख रुपीज एट एनीवेयर। क्या कहा गया है समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना पड़ेगा। यहां पर कहते हैं ये सेक्शन है टीडीएस ऑन रेंट का। प्रेजेंटली द लिमिट इज 2,40,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। नाउ व्हाट दे आर चेंजिंग हियर, दे आर सेइंग ₹50,000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इसका मतलब अगर आपने किसी भी महीने 50,000 से ऊपर का किराया दिया तो आपके ऊपर टीडीएस एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल समझिए, मैं आपको एक अच्छे से कंपैरिजन करके बता रहा हूं। मान के चलिए सर मैंने 60,000 रुपए का किराया दिया, या एग्जाम्पल 40 से लीजिए, मान लीजिए मैंने 40,000 का किराया दिया अप्रैल में, मान लीजिए मैंने 40,000 का ही किराया दिया मई में, मान के चलते हैं 40,000 का ही किराया मैंने दिया जून में। अगर मैं पुराने उसमें बात करूं, मतलब अमेंडमेंट होने से पहले की बात करूं, तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है। आपको टीडीएस काटना पड़ता है। क्यों काटना पड़ता है सुनिए, जब आपने 40 का किराया दिया, 40 का किराया दिया, 40 का किराया दिया, तो इसका मतलब हर महीने 40, पूरे साल भर में कितना दोगे, 40,000 इंटू में 12, 4,80,000। तो डेफिनेटली आपको अप्रैल महीने से टीडीएस काटना पड़ेगा, टीडीएस काटना पड़ेगा। वेयर एज अगर ये अमेंडमेंट के बाद में बात करूं, पोस्ट अमेंडमेंट, ध्यान रखिए दोस्तों, पोस्ट अमेंडमेंट क्या होगा, आपका किराया 40, आपका किराया 40, आपका किराया 40, क्योंकि किसी भी महीने मेरा किराया 50 क्रॉस कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे में मुझे कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ध्यान रहे, एग्जाम्पल में अगर मैं फिगर 60,000 कर दूं, तो अमेंडमेंट से पहले, बिफोर अमेंडमेंट, ध्यान से देखिए, बिफोर अमेंडमेंट सिनेरियो क्या है। मान के चलते हैं मैं पहला रेंट दे रहा हूं 60,000, मैं दूसरा रेंट भी दे रहा हूं 60,000, मैं तीसरा रेंट भी दे रहा हूं 60,000, और बस अब मैं नहीं और रेंट नहीं दूंगा। इसका मतलब पहले से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं 3 महीने का ही रेंट दूंगा साहब, इससे ऊपर का रेंट दूंगा ही नहीं। मैंने 3 महीने के लिए ही जगह किराए पर ली है, तो क्योंकि ये 3 महीने का किराया अपने आप में 1,80,000 है, तो ऐसे में कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले से पता है कि आप 1,80,000 का ही किराया देने वाले हैं। जबकि पोस्ट अमेंडमेंट, अमेंडमेंट होने के बाद भले ही आपको पता है कि आप 3 महीने का किराया देंगे, भले ही आपको पता है आप 1,80 का किराया देंगे, लेकिन आपको टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज योर रेंट इज 60,000 विच इज एक्सीडिंग 50,000 रुपीज। तो क्योंकि ये 50,000 रुपए से एक्सीड कर रहा है,
इन दैट केस यू विल हैव टू डिडक्ट टीडीएस। देखो ये पॉइंट है बहुत समझने वाला, क्योंकि काफी लोग यहाँ पर अभी भी 6 लाख रुपए ही घुमाए जा रहे हैं। पता नहीं वो कहां से ले आए हैं 6 लाख रुपए। 50,000 इंटू 12 किया और 6 लाख रुपए बोलना शुरू कर दिया कि 6 लाख रुपए तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा वरना दिक्कत हो जाएगी। आइएगा दोस्तों बात करते हैं अपने अगले चेंज की, जो कि किया गया है सेक्शन 194J में, विच इज रिलेटेड टू द फी फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विसेज। आपको मालूम होगा एट प्रेजेंट यहाँ पर 30,000 की लिमिट चलती है, अब इसको वो प्रपोज कर रहे हैं 50,000 तक बढ़ाने के लिए। इसका मतलब 50,000 रुपए तक की पूरे साल भर में अगर आपको प्रोफेशनल फीस रिसीव होती है, आपका टीडीएस नहीं कटेगा, या आप प्रोफेशनल फीस पे करते हैं तो आप टीडीएस नहीं काटेंगे। नेक्स्ट चेंज जो किया गया है दैट इज इन सेक्शन 194LA, इनकम ऑन बाय वे ऑफ एनहांस कंपनसेशन। एट प्रेजेंट द लिमिट इज 2,50,000, इसको भी बढ़ाया जा रहा है, 5 लाख रुपए किया जा रहा है बाय द फाइनेंस बिल 2025। दोस्तों ये तो हो गए सेक्शन वाइज चेंज जो इन्होंने अलग अलग सेक्शंस में करे हैं। अब जो एक इंपॉर्टेंट चेंज, दो इंपॉर्टेंट चेंज और यहां पर मैं आपको बताऊंगा आज के सेशन में, विच इज रिलेटेड टू सेक्शन 206C 194Q, और एक बात करेंगे 206AB एंड 206CCA। तो पहले इसको समझ लेते हैं। 206C1H बेसिकली दोस्तों सेक्शन है जो आपको टीसीएस में एक प्रोविजन बताता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर आप एक सेलर हैं और अगर आप किसी व्यक्ति को ड्यूरिंग द ईयर 50 लाख रुपीज से ऊपर का सेल करते हैं तो उस केस में आपको टीसीएस का कलेक्शन करना है, बशर्ते बाकी कंडीशंस भी आप पूरी कर रहे हैं। तो दोस्तों कॉन्ट्रेरी एक हमारे इनकम टैक्स के टीडीएस के प्रोविजन में सेक्शन है 194Q, जो कि बिल्कुल सिमिलर सी ही बात कहता है। वो ये कहता है कि अगर आप एक परचेजर हैं, बायर हैं, और आप किसी व्यक्ति से पूरे साल भर में 50 लाख रुपए से ऊपर का गुड्स परचेज करते हैं तो एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट आप उसका टीडीएस डिडक्ट कर लेंगे। याद है दोनों ही सेक्शंस हमारे इनकम टैक्स में चल रहे हैं। 206C1H जो कि टीसीएस के बारे में बात करता है, 194Q जो कि टीडीएस के बारे में बात करता है। दोस्तों अगर आप प्रैक्टिकली टीडीएस एंड टीसीएस की इंडस्ट्री में हैं, जहां पर आपको इनका काम होता है, तो आपको मालूम होगा व्हाट इज द पेन इन दीज टू सेक्शन। बहुत बड़ा पेन है इन दोनों सेक्शंस में। मैं प्रैक्टिकली बड़ा कंफ्यूज रहता हूं कि मैं कौन सा सेक्शन अप्लाई करूं, क्योंकि जिससे मैं माल खरीद रहा हूं वो मुझे कहता है जी मैं टीसीएस लगाऊंगा, और मैं जिससे माल खरीद रहा हूं मैं उसे कहता हूं कि भाई मैं टीडीएस लगाऊंगा। दोनों हम आपस में ही बहस करते हैं क्या लगाएं। हालांकि इनकम टैक्स ने इस बात पर हमें क्लैरिटी दी हुई है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन ऐसी हो जिसके ऊपर इनकम टैक्स भी लग रहा है और टीसीएस भी मतलब जिस पर 194Q भी लग रहा है और 206C1H भी लग रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, उसके लिए हमें यहां पर क्लैरिटी मिली हुई है, बट स्टिल ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और कभी कभी इस कंफ्यूजन के चलते सेलर टीसीएस भी कलेक्ट कर लेता है और बायर टीडीएस भी डिडक्ट कर लेता है। सो देयर इज अ नीड कि हम इस पर कुछ रैशनलाइजेशन करें, इसको सिंप्लीफाई करें। क्या किया, पहले ये समझने से पहले हम ये देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली दीज सेक्शंस आर। मोटे मोटे तौर पर सेक्शन 206C1H कहता है एनी पर्सन बीइंग अ सेलर हु रिसीव अ कंसिडरेशन, जो कि कंसिडरेशन रिसीव कर रहा है फॉर द सेल ऑफ एनी गुड्स ऑफ वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख इन अ प्रीवियस ईयर, कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द बायर। वो टैक्स कलेक्ट करेगा बायर से एट द रेट ऑफ 0.1% ऑफ द सेल कंसिडरेशन एक्सीडिंग ₹50 लाख सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो ये तो बात हो गई टीसीएस की, टीसीएस कलेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद 194Q क्या कहता है, ये कहता है एनी पर्सन बीइंग अ बायर, जो कि बायर है, वो डिडक्ट करेगा टीडीएस एट 0.1% ऑन द पेमेंट मेड टू अ रेजिडेंट सेलर फॉर द परचेज ऑफ एनी गुड्स ऑफ द वैल्यू एक्सीडिंग ₹50 लाख इन अ प्रीवियस ईयर। तो ये क्लॉज कहता है टीडीएस के बारे में। हमने ऐसी सिचुएशंस भी देखी जहां पर दोनों एप्लीकेबल होते हैं, तो उसके लिए लॉ ने हमें बता दिया। फर्दर इट इज प्रोवाइडेड दैट सबसेक्शन 1H ऑफ 206C मतलब TCS ऑफ द एक्ट द प्रोविजन विल नॉट अप्लाई, मतलब जो TCS के प्रोविजन है वो अप्लाई नहीं होंगे इफ बायर इज लायबल टू डिडक्ट TDS।
तो सिंपल मैं कहूं अगर टीडीएस वर्सेस टीसीएस का झगड़ा है तो टीडीएस जीतेगा, टीडीएस विल प्रिवेल। यहां पर लिखा है अगर बायर लायबल है टीडीएस काटने के लिए देन टीसीएस के प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे। सेलर एंड गुड्स परचेज फ्रॉम द सेलर एंड हैज डिडक्टेड सच अमाउंट। बट अब प्रॉब्लम क्या है वो यहां से देखिए, रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड एंड इट बिकम डिफिकल्ट फॉर द सेलर टू चेक वेदर द बायर हैव एंश्योर्ड द कंप्लायंसेस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194। क्यों? तो एक्चुअली में सेलर्स के लिए बड़ा डिफिकल्ट हो रहा था ये चेक करना कि बायर टीडीएस काटे या ना काटे। पहले तो देखो ये आपस में डिस्कशन कर लिया करते थे, बट डिस्कशन भी कभी कभी नहीं हो पाता है, तो ऐसे में हम क्या करें? तो गवर्नमेंट ने इस बात को समझा कि हाँ दिस इज अ वेरी जेन्युइन प्रॉब्लम। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसिडरेशंस जो रिप्रेजेंटेशंस आए, उन्होंने अब ये डिसाइड किया कि 206C1H ओमिट कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे, इस सेक्शन को अब कंटिन्यू नहीं रखेंगे। तो क्या फैसला लिया गया, क्या अमेंडमेंट की गई देखिएगा। टू फैसिलिटेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस and to reduce compliances burden on the taxpayer, it is proposed that provision of subsection 1H of 206C Act will not be applicable from the day 1st April 2025। तो 1 अप्रैल 2025 से ये हमारा जो सेक्शन है 206C1H ये खत्म हो जाएगा। अब टीसीएस का कलेक्शन नहीं किया जाएगा। There will be only TDS under section 194Q। आई होप आपको ये चेंज क्लियर हो गया होगा। देखिएगा दोस्तों, अपना नेक्स्ट जो अमेंडमेंट किया गया है इन रेस्पेक्ट ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस प्रोविजंस, वो है एक्चुअली में सेक्शन 206AB एंड 206CCA को लेकर। दोस्तों आपको याद होगा सेक्शन 206AB कहता है कि अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हैं जो व्यक्ति स्पेसिफाइड पर्सन है, स्पेसिफाइड पर्सन का मतलब वो व्यक्ति जिसने अपने पिछले 2 साल की आईटीआर फाइल नहीं की है, तो उस व्यक्ति का आप टीडीएस काटेंगे एट अ हायर रेट। इवन सेक्शन 206CCA कहता है कि अगर आप किसी व्यक्ति का टीसीएस कलेक्ट कर रहे हैं, जो व्यक्ति स्पेसिफाइड है, और स्पेसिफाइड वो व्यक्ति है जिसने अपने पिछले 2 साल की आईटीआर नहीं फाइल करी है, तो आप उसका टीसीएस कलेक्ट करेंगे एट अ हायर रेट। अब दोस्तों प्रैक्टिकली प्रॉब्लम कहां आती है हमें, एज एन टैक्स डिडक्टर अगर मैं किसी का टीडीएस डिडक्ट करने जा रहा हूं, तो सबसे पहले तो मुझे यह चेक करना पड़ता है कि वो व्यक्ति स्पेसिफाइड है या नहीं। क्या मैं उसका टीडीएस हायर रेट से काटूं या नॉर्मल रेट से काटूं? तो मेरे लिए ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रैक्टिकली देयर इज नो फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल जहां पर मैं किसी व्यक्ति का स्टेटस चेक करूं वेदर दैट पर्सन to whom I am making a payment or to whom I am collecting a payment is a specified person or not। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल है इन दोनों सेक्शंस की कंप्लायंस पूरी कर पाना। कंसीडरिंग द फैक्ट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ओमिट दीज 2 सेक्शंस, सरकार कह रही है अब हम इन सेक्शंस को ओमिट कर लेंगे, हटा देंगे, खत्म कर देंगे, बात ही खत्म, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। देखिए क्या लिखा है सेक्शंस में। 206AB of the Act require tax deduction at a higher rate when the deductee specified therein is a non-filer of income tax return। Section 206CCA कहता है required to collect TCS at a higher rate when the collectee specified therein is a non-filer of income tax return। This is subject to other conditions specified in these 2 subsections। Now, in these 2 sections, now 206AB और CCA में क्या कह रही है सरकार? It is proposed to omit section 206 of the Act and 206 CCA of the Act। इन दोनों ही सेक्शंस को हम हटा देंगे 1 अप्रैल 2025 से। तो अब झंझट ही खत्म, आपको चेक ही नहीं करना द पर्सन इज स्पेसिफाइड और नॉट, आप तो अपना नॉर्मल जो टीडीएस है वो काटो। हाँ, अगर वो आपको पैन नंबर नहीं दे रहा है तो आप उसका ज्यादा टीडीएस काटोगे ड्यू टू पैन नॉट अवेलेबल वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग। आई होप मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। दोस्तों यही है सब अमेंडमेंट्स, मेजर अमेंडमेंट्स आई वुड से। इसके अलावा भी कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं इनकम टैक्स में विच इज रिलेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट, उस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए एप्लीकेबल है।
बट आपके लिए जितने अमेंडमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपके प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए, आपके बिजनेस क्लाइंट्स के लिए, वो मैंने सब यहां डिस्कस कर लिए हैं इन डिटेल। आई होप आपको सभी अमेंडमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपको इन अमेंडमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सवाल है तो आप मुझे मेरे दिए गए ईमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही रखता हूं, विद द होप कि आपको ये पूरा सेशन पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके साथ मिलता हूं अपने अगले वीडियो में एक अगले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।